तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक अकेडमी में। और 24 तारीख को लगभग शाम 5 बजे के आसपास में जिनका हमको इंतज़ार था बेसब्री से, शिक्षक भर्ती का, तो व्यापम ने निकाला, सीजीएसएसबी ने निकाला नोटिफिकेशन। तो उसी नोटिफिकेशन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे कि उसमें जो शर्तें क्या बताई हैं, ऐसा हम क्रम से धीरे धीरे लाएंगे। तो अभी इसी क्रम में हम नोटिफिकेशन का डेट देखते हैं कि कब तक फॉर्म डालना है और उसमें अप्लाई का और अंतिम डेट क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें देखो, ऑनलाइन जो पत्र भरना है, ऑनलाइन जो पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, 24 जुलाई से शुरू है, ठीक है। और अंतिम तिथि है 21 अगस्त तक है, शुक्रवार के शाम 5 बजे तक। तो कृपया अपना लास्ट दिन का इंतजार ना करें, पहले ही आप अपना एप्लीकेशन जमा कर दें ताकि आपको जो है नज़दीकी सेंटर प्रदान कर सकें। लास्ट तक वेट करते रहते हैं, फिर क्या होता है कि लास्ट में सर्वर जाम हो जाता है या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, फिर चिल्लाते हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा, जो भी है। अब त्रुटि सुधार में क्या होगा कि अगर फॉर्म भरते समय, चूंकि बहुत सारी नियम और शर्तें इस बार दिए गए हैं, तो फॉर्म भरते समय अगर कुछ त्रुटि हो गया, कुछ गलती हो गया, तो इसको आप बाद में अंतिम तारीख के बाद लगभग 3 से 5 दिन का समय मिलता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपना त्रुटि सुधार सकते हैं। तो ये टाइम है 22 अगस्त से 24 अगस्त तक, लगभग आपको 3 दिन का समय दिया गया है। परीक्षा का तिथि ये पहले ही जारी कर दिए थे कैलेंडर में, 11 अक्टूबर को है, रविवार को, ठीक है। परीक्षा का समय 10 बजे स्टार्ट होगा और 12:15 तक चलेगा। और इसमें आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र पेपर होने के लगभग 10 दिन पहले या 15 दिन पहले देते हैं। तो यहाँ पे 5 अक्टूबर को, ध्यान रहे इस बार समय बहुत कम दिया है, 5 अक्टूबर को यानी 1 हफ्ता पहले दे रहे हैं, ठीक है। और परीक्षा केंद्र ये भी ध्यान रखना है कि सभी आपको डिस्ट्रिक्ट में नहीं देंगे, केवल 16 जिला मुख्यालय हैं उसमें ही परीक्षा केंद्र देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेट वाला है वो ख़त्म होता है। आगे हमारे जो गणित के रवि सर हैं वो आपको परिचय देंगे पूरा सिलेबस का, ठीक है। तो रवि सर प्लीज। हेलो। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। तो आगे हम देखते हैं जो सहायक शिक्षक भर्ती है उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस में एक चेंजेस आया है कि पहले जो है हमारा जो एग्ज़ाम है वो है 150 मार्क्स का होता था, 150 है ना। लेकिन इस बार जो है व्यापम है, यानी जो उसका पूर्व नाम जो वर्तमान में जो है कर्मचारी चयन आयोग है या मंडल है ना, जिसको शॉर्ट में CGSS भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके तहत हमें एक नया सिलेबस जारी किया गया है ना। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सहायक शिक्षक जो है 1 to 5 के लिए ही, क्लास 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल रहता है ना। मतलब उसके बाद बीएड वाले जो है इसके लिए योग्य नहीं है ना, सिर्फ डीएड वाले ही दिलाते हैं, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। तो इसका सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी टोटल मार्क्स जो है 100 है इसका, है ना। तो देखते हैं। देखो, पहले 150 मार्क्स का था, 150। तो क्या होता था कि जो हिंदी है अभी 15 मार्क्स का है, जो पहले 25 का होता था। इंग्लिश भी 25 का होता था। मैथ्स जो है 30 का होता था। और पर्यावरण जो है 20 का होता था। और हम्म, और उसके बाद जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये भी 30 का होता था, 30 नंबर का, 30 मार्क्स का। और ये सामान्य मानसिक योग्यता भाग सा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट में 2 लैंग्वेज है, उसके बाद मैथ्स और पर्यावरण है, जो बेसिक जो सब्जेक्ट आपके विषय में जो होते हैं, जो प्राइमरी में हम पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 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 ये सब्जेक्ट है वो शिक्षकों के लिए होता है ना। जो शिक्षक पढ़ाई करते हैं डीएड के अंतर्गत, उसके लिए होता है। और फिर भाग स में आपका है सामान्य मानसिक योग्यता, माने रीजनिंग बोल सकते हैं, है ना।
ये जो है आपका नया सब्जेक्ट सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको आपके पढ़ने की आवश्यकता है। 15 मार्क्स से ठीक ठाक वेटेज है इसका, है ना। कंप्यूटर शिक्षा जो है पिछले बार 10 मार्क्स का था, इस बार 5 मार्क्स का हो गया है। और सामान्य ज्ञान जो है पिछले बार ये भी 10 मार्क्स का था, इस बार 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। तो ये ऐसे ऐसे करके जो है पहले टोटल जो है 150 नंबर में डिवाइड था, जो अभी वर्तमान में जो है हिंदी है 15 मार्क्स का, अंग्रेजी है 10 मार्क्स का, मैथ्स है 15 है, मतलब बोला जाए तो इसका पूरा हाफ हो गया है, आधा हो गया है ना। और उसके बाद आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र ये भी 30 का था पहले, अभी हो गया है 15 हो गया है ये, है ना। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर शिक्षा देख लेते हैं, ये है 5 मार्क्स का। ये लगभग सभी में आजकल CGSFB के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, 5 या 10 मार्क्स का सभी में रहता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा छिटकने टाइप का, है ना। उसके बाद ये सामान्य ज्ञान है, ये आपका 15 मार्क्स का है। तो इस बार इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ना। तो जो अन्य विद्यार्थी जो व्यापम का या फिर CGSSB का जो तैयारी करते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि 15 मार्क्स इसमें से आपको जो है बढ़त दिलाएगा, है ना। उसके बाद ये सामान्य मानसिक योग्यता मैथ्स के छात्रों के लिए छात्र छात्राओं सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है ये, है ना, जो कंटिन्यू मैथ्स को अच्छे से कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हो उसके लिए, है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका सिलेबस। तो हिंदी में देखते हैं मेनली कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो फर्स्ट है, अलग अलग यूनिट में बांट के या डिवाइड करके आपको दिया गया है। तो फर्स्ट है वर्ण विचार, है ना, स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वचन कारक संधि, मतलब कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में, और कितने क्या बोलते हैं अक्षर क्या होता है, वर्तनी क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे में है शब्द रूप शब्द रचना, शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने कितने प्रकार होते हैं, ये सब। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, शब्द को कई प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, है ना। तो उसके प्रकार देखना है, जैसे तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हो गया। अर्थ के आधार पर जो है मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, विलोम शब्द, अनिखार्ती शब्द, ये तो मूल हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं इकाई 3 यानी यूनिट 3 में शब्द रचना है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय प्रत्यय जो है बाद में लगता है किसी भी शब्दों के, है ना। उसके बाद समास हो गया, समासिक शब्द है। अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक लंबा सा स्टेटमेंट दे दिया रहेगा जिसमें आपको उसका एक मीनिंग बताना है कि ये क्या होता है ना, या किसके बारे में बात किया जा रहा है। पद व पद के भेद, तो पद के कितने भेद होते हैं, जैसे 8 भेद पढ़ते हैं हम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक, है ना। ये सब करके ऐसे 8 प्रकार के पद के भेद होते हैं, है ना। कारक चिन्ह होते हैं, ये भी है। वाक्य परिचय के रूप में वाक्य के अंग हो गए, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार से इनके भेद होते हैं, है ना। इसको 3 या 4 प्रकार से बांटा जाता है वाक्यों को भी, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सब के रूप में। उसके बाद आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है, कोई भी आपको एक स्टोरी दे देगा, उसमें से क्वेश्चंस रहेंगे उसके नीचे, और वो स्टोरी पढ़ के आपको उसके अंदर से क्वेश्चन निकाल के उसका आंसर आपको देना रहेगा, है ना। उसके अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देंगे। तो ये एक अच्छा वेटेज लेने वाला आपके नंबर गेन करने वाला पोर्शन है ये अपठित गद्यांश, है ना। लेकिन इसको कितना शॉर्ट में बनाएंगे, जितना शॉर्ट बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं यूनिट 7 है, इकाई 7 बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। अच्छा, ये थोड़ा सा वो पोर्शन बोल सकते हैं इसको, बाल विकास, है ना। मतलब बच्चों को भाषा कैसे सिखाई जाए, किस प्रकार से बच्चे भाषा सीखते हैं, है ना, कितने अच्छे से सीख पाते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से कर पाते हैं, इन सब के बारे में। पहला तो पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया, और ये सब बाल विकास का पोर्शन है, जिसमें इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों को भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से सीखते हैं, उनके गुण, ये सब के बारे में है। इकाई 8 जो है आपका बच्चों में भाषाई क्षमता है, उनका विकास, मतलब बच्चों को किस प्रकार से आप सिखाएं कि उसको भाषा की जो समझ है वो जल्द से जल्द हो सके, ये हो गया। उसके बाद पठन है, अर्थ समझना,
अर्थ निर्माण करना, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब भाषाओं को समझना, एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना, ये सब हो गया। भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये एक प्रक्रिया है 1 2 3 4 के ऐसे सीरीज में चलती है। क्यों जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, है ना, बोलने के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं उस चीज़ को, लिखने के बाद क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, लिखना और उसका अंतः संबंध, मतलब उसका संबंध निकालते हैं, है ना, दूसरे वाक्यों या शब्दों के साथ। उसके बाद है इकाई, अच्छा उसके बाद ये है वाक्य रचना कौशल, कि वाक्य का फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है। उसके बाद है ये यूनिट 9 या फिर इकाई 9, समावेशी भाषा कक्षा या बहुभाषिकता। इसमें दिया है इसके अंतर्गत जैसे कि सामान्यतः क्या होता है कि हम जैसे गांव में रहते हैं तो एक ही परिवेश के बच्चे आते हैं, तो उसमें जो है भाषा का जो ज्ञान है वो आसानी से हम दे पाते हैं और बच्चे उसको सीख भी पाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि मल्टीकल्चरल एरिया में जैसे हम रहते हैं, या फिर जैसे हो गया शहरों में, तो जैसे भिलाई में ही बोल लें, अलग अलग हर भिलाई को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ हर स्टेट के क्या बोलते हैं बच्चे जो है पढ़ते हैं, है ना, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, क्योंकि साइड में अपना बीएसपी प्लांट है उसके कारण, तो बहुत सारे बच्चे बहुभाषा भाषी क्षेत्रों से आते हैं, है ना, जिसके कारण जो है सीखने में दिक्कतें आती है। और हमारा जो है जो कोर लैंग्वेज रहता है या जो मातृभाषा रहती है वो अलग रहती है, और उसके बाद हमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये सब पढ़ना पड़ता है, तो इसके बारे में सीखना। उसके बाद है यूनिट 10 या फिर इकाई 10, इसमें वो कहता है कि मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों और उनकी प्रकृति, बच्चों में, हाँ उनकी प्रकृति के बारे में जानना भाषा की, और बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, है ना, कि बच्चे भाषा को कितने अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, या बोल पा रहे हैं, या लिख पा रहे हैं, है ना, या उनमें वो समझ विकसित हो पा रही है कि नहीं, उसके बारे में बताना। भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका, कि भाषा सीखते हुए हम हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उनका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सब के बारे में। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा हिंदी का पोर्शन जो है सिलेबस खत्म होता है 15 मार्क्स का, इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो हिंदी में हिंदी को सीरियस लेके पढ़ना है ना। उसके बाद दूसरी भाषा में आते हैं अंग्रेजी, है ना, तो अंग्रेजी के अंतर्गत हमारे पुराना सिलेबस जैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है, पहले में भी यही था, कॉम्प्रीहेंशन है और दूसरा है पेडागोजी सेक्शन, है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आपको अनसीन पैसेज या प्रोज देखने को मिल जाते हैं। प्रोज क्या होता है, पोएट्री, सॉरी प्रोज जो होता है पैसेज होता है, जैसे हमने हिंदी में अपठित गद्यांश पढ़ा, जिसमें रिटर्न फॉर्म में चीज़ें होती है, उसको पढ़ के आपको उसका आंसर जो है, क्वेश्चन दिया रहता है उसका आंसर जो है आपको निकाल के देना है ना। फिर ऑर्डर थिंकिंग, क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, तो उसके ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी आएंगे उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है। कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैब हो गए, वोकैब के अंतर्गत आपका ग्रामर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गया, उसके बाद टेंस हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोवर्ब, ये सब आते हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आते हैं। उसके बाद वोकैब में आपको जो है अलग अलग टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे, मतलब जो अभी तक आपने छोटे छोटे वर्ड्स पढ़े हैं वो आपके काम नहीं आएंगे, इसके लिए आपको एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया वोकैब। उसके बाद पेडागोजी सेक्शन में आते हैं, तो इसके अंतर्गत बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, जैसे पिछले हिंदी में भी हमने देखा, उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इन क्लासरूम, कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, कि इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाना, भाषा सिखाना। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, हाँ वही जो क्रम से हिंदी में बता रहा था, कि सबसे पहले ये एक क्रम होता है, सबसे पहले बच्चा जो है सुनता है ना, उसके बाद क्या करता है, सुन के बोलता है वो, है ना। बचपन में बच्चा सबसे पहले सुनता है कि हमारे आसपास मम्मी पापा जो है हमारे बड़े क्या बोल रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, स्पीकिंग, मतलब वो बोलता है बा 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 दा दा दा, इसका पूरा प्रोसेस होता है ना, पढ़ाई का, मतलब भाषा के विकास का। और उसके बाद होता है रीडिंग, उसके बाद जो है हम बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रीडिंग, तो लिखे हुए अक्षरों को हम सीखते हैं या पढ़ते हैं, बोलते हैं, है ना, बोलना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में हम पढ़ना सीख जाते हैं, फिर हम लिखना भी सीखते हैं, है ना। तो ये एक सीखने का, भाषा विकास का एक क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद फोनिक्स आता है एंड फोनेमिक
अवेयरनेस, यानी हम शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से कर पाते हैं, किसी में पिच थोड़ा हमारा हाई रहता है, किसी में लो रहता है, ये थोड़ा सा फोनिक्स या फोनेमिक के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रंस यूज इट एज अ टूल, यानी लैंग्वेज को के कितने प्रकार होते हैं, हाउ चिल्ड्रन यूज इज ऐसा टूल, इसको टूल के रूप में कैसे प्रयोग कर पाते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, यानी कि बोलने के लिए जो स्टूडेंट है वो जो है किस प्रकार के आइडिया यूज़ करता है ना, वर्बली एंड रिटन फॉर्म, जब वो बोलता है तो कैसी भाषा का यूज़ करता है, लेकिन वो लिखता है तब कैसी भाषा का यूज़ करता है ना। जैसे कॉमन हम जब किसी से बात करते हैं तो नॉर्मल अपने कैजुअल एकदम दोस्ती वाली भाषा में बात करते हैं ना, लेकिन लिखते हैं तो हम प्रॉपर एक फॉर्मल वे पे उसको लिखते हैं, है ना। तो इसके बारे में हो गया। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, इरर्स एंड डिसऑर्डर्स, यानी कि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग मिस लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है, जैसे कि वही अलग अलग बच्चे आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से, तो उनको जो है एक ही भाषा जो है सिखानी है, इसके बावजूद कि उनका जो प्रारंभिक जो भाषा है मातृभाषा वो अलग है इसके बावजूद, है ना। उसके बाद है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ कि किनको किस प्रकार की भाषा सीखने में आसानी होती है, ये हो गया। और डिसऑर्डर, कई लोग बच्चों को भी सीखने का भी स्लो लर्नर होते हैं कई बच्चे, तो उनको दिक्कत आती है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स हो गया अलग अलग भाषाओं के। उसके बाद कई सारे स्किल्स होते हैं, उसको सिलेबस में पढ़ते टाइम अच्छा सा वो करेंगे एक्सप्लेन। उसके बाद एवोल्यूटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि बोलते समय या कॉम्प्रीहेंशन वगैरह इस्तेमाल करते समय, है ना, क्या होता है भाषा में प्रोफिशिएंसी लाना, मतलब शब्दों में जो है क्या बोल सकते हैं स्पष्टता लाना, है ना, कि आप कितना अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप बोल पाते हैं उतना आपका जो अंदर का इंटरेक्शन है वो बाहर निकलता है और आपका व्यक्तित्व उससे झलकता है। तो उसके अंतर्गत ये सब आते हैं, स्पीकिंग है, फिर लिसनिंग है, फिर रीडिंग है, राइटिंग है। बोलते हैं ना कि बी अ गुड लिसनर, सबसे पहले हमको पहले अच्छे से सुनना चाहिए, उसके बाद सुन के बोलना चाहिए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद मतलब अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मेकिंग एज वेल एज यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको बच्चों के सिखाने के लिए, है ना, भाषा सिखाने के लिए जितने छोटे टूल जो है आप यूज़ कर सकें, है ना, या फिर जितने सस्ते टूल, ज़्यादा महंगे टूल का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों के सामने, है ना, जितने सस्ते आप टूल्स जो है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, है ना, मतलब लो कॉस्ट, बजट आपका कम होना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें नहीं देना है बचपन में, है ना, समझ रहे हो। ठीक, उसके बाद आ, उसके बाद टेक्स्ट बुक यूनिट थीम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारे सीखने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये है इम्फेसिस ऑन होलिस्टिक प्ले बेस्ड पेडागोजी, मतलब खेल खेल में जो सीखना हम बोलते हैं वो कैसे कर सकते हैं, मतलब वृहद तरीके से कैसे सीख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिजिटल कंटेंट, मतलब भाषा सीखने के लिए आजकल, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं ना, तो हम फ़ोन का या फिर डिजिटल कंपोनेंट का यूज़ करके कैसे भाषाओं को सीख सकते हैं, है ना, और हाँ उसका यूज़ सेफली कैसे करते हैं इसके बारे में भी सीखना। उसके बाद मल्टीमीडिया मटेरियल्स मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, हाँ मल्टीमीडिया मटेरियल्स का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स का यूज़ करते हैं, मतलब कई सारे माध्यम हो सकते हैं सीखने के, है ना। उसके बाद जैसे एक अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि वो जो है, जब जानते हो ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो वो जो है भाषण देने के लिए एक खुले जगह में चले जाता था और खुले जगह में ऐसे चढ़ के क्या करता था, भाषण देता था, है ना, कि वो कितना अच्छा बोल पाता है, तो उससे स्किल जो है उसका नज़र आया उसको बाद में, है ना। उसके बाद मल्टीमीडिया मटेरियल्स मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, हाँ तो बहुत सारी भाषाएं सीखने के लिए क्या क्या सोर्स से संसाधन जो है हो सकते हैं, ये सब के बारे में। उसके बाद असेसमेंट, असेसमेंट में बच्चों का जो सीखने का वो है उसका आकलन आप किस तरीके से कर पाते हो, है ना।
उसके बाद रिमेडियल टीचिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्नर नीड्स। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है कि जो बच्चे क्या बोलना चाहिए कि जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं या एकदम धीरे सीखते हैं, उनको जो है लास्ट में अलग से छांट के उन बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो क्लासरूम में जो दूसरे बच्चों के पैरेलल नहीं पढ़ पाते, है ना, इसलिए उनको जो है अलग से क्लासरूम में उनको टीचिंग दी जाती है, जिसको रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं गणित में। गणित में जो है कुछ कुछ सिलेबस जो है ऐड हुए हैं। जो है पहला है प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं उनके कार्य। ये जो है पिछले सिलेबस में नहीं था। तो जो जो जैसे बहुत सारे गणितज्ञों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, रामानुजन हो गया, है ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो उनका जन्म जो है उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, या उनकी जो क्या बोल सकते हैं उनकी जीवनी है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर उनके सिद्धांत जो भी उन्हें दिए हैं, उनका जो आविष्कार है, गणित में उनका योगदान है, वही ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको करना है। उसके बाद उनके कार्य, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद गणित की प्रकृति जो है पिछले में भी था कि गणित कैसा है, गणितीय सोच विकसित करना बच्चों में, गणितीय सोच में किस प्रकार से आप गणित को बना सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी का विकसित करना अपने अंदर। अमूर्तीकरण, अमूर्तीकरण में जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। अमूर्तीकरण जो है, मूर्तीकरण का क्या होता है, अपोजिट होता है। मूर्तीकरण में क्या होता है कि आप चीज़ों को देख के सीखते हो। आपके सामने जो चीज़ें होती है उसके बारे में तो आप जानते हो, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती उसके बारे में भी आप सोच पाओ। जैसे हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एटम जो है हमें नहीं दिखता, लेकिन उसके बारे में आप सोच पाते हो कि एटम नाम की कोई चीज़ होती है। तो ये होता है अमूर्त जो है शिक्षण जो है, या अमूर्तीकरण हो गया। जैसे कि हम सोशियोलॉजी में, फिलोसॉफी में पढ़ते हैं आत्मा, ब्रह्म, ये सब के बारे में, जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, ईश्वर जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन बोलते हैं कि है, तो ये सब हो गया अमूर्तीकरण। विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण। विशिष्टीकरण क्या होता है, किसी सामान्य से चीज़ को बढ़ा कर करना, ये क्या कहलाता है, विशिष्टीकरण। और व्यापकीकरण क्या होता है, हाँ वही बढ़ा कर करना, मतलब कि छोटे से किसी चीज़ को बड़े रूप में या वृहद विस्तार करके आप कैसे सीख सकते हैं। उसके बाद गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि डायरेक्ट फिजिक्स के साथ कैसे संबंध होता है उसका, है ना, दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं, फिजिक्स और जो है या विज्ञान और गणित जो है, तो ये सब है। उसके बाद इकाई 3 में जो है गणित सीखना एवं आकलन है। प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, जैसे कि बहुत सारे एक न्यूनयन पूर्वयन विधि हो गया, या फिर और क्या बोल सकते हैं, मतलब जोड़ने घटाने, इनका सबका अलग अलग तरीका होता है, बहुत सारी विधियाँ होती है ना। क्या बोलते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, ये सब हो गया। रचनावाद, आकलन, अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। अवधारणा मतलब वही गणित के कॉन्सेप्ट को समझना, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया। और उसके बाद देखते हैं आगे इकाई 4 में जो है दशमलव प्रणाली हो गया, डेसिमल। देखो मैथ्स जो है अपने चैनल में हम लोग करा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा चैप्टर मैं करवा दिया हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे दशमलव प्रणाली हो गया, ये हो गया है, संख्याएं हो गया, पूर्ण विषम संख्या, भाज्य विभाज्य संख्या, त्रिभुजाकार संख्या, ये नहीं हुआ। ये दोनों जो है एक्स्ट्रा जो है ऐड हुआ है आपका, है ना। ये चीज़ें ध्यान देने योग्य है कि त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या जो है नहीं ऐड हुई है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो है जो कापरेकर संख्या जो आप पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग, है ना, तो इसके ये होता है, जो कापरेकर एक संख्या होती है, जो डॉक्टर कापरेकर ने एक संख्या दिया था 4 अंक का, उसमें क्या होता है 4196 ऐसा कुछ होता है, उस नंबर एक बार देख लेना आप लोग, जिसके तहत उनके 4 संख्याओं को अगर आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम में करके उसको माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद उस प्रक्रिया को दोहराते जाते हैं, तो लास्ट में वही 4 अंक जो बोलते हैं 4196 में भी, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो एक बार चेक कर सकते हैं आप, तो वही होता है कापरेकर संख्या, है ना। तीसरा होता है तीसरा है आपका भिन्नों का परस्पर तुलना करना, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया। इसके नियम, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना, है ना, दशमलव में है उसको भिन्न में 1/2 के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में चेंज करना, ये भी मैं करवा दिया हूँ। व्यंजकों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास का रूल, ये भी पढ़ा दिया हूँ, है ना, ये भी आप कर सकते हैं हमारे चैनल से। उसके बाद हो गया वर्गमूल हो गया, और वर्गमूल निकालने की विधियाँ हो गई, ये सब कर सकते हैं, है ना। जो गुणनखंड विधियाँ होती है, ये भी प्रीवियस वाले जो सिलेबस में है उसका ही हिस्सा है ये सब, है ना, गुणनखंड विधि ये सब होता है। उसके बाद महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तीय, ये LCM SCF ये भी करवा चुका हूँ, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी पुराने सिलेबस का ही पार्ट है।
माध्य माध्यिका बहुलक यानी मिड मीडियन मोड ये भी है। प्रतिशत प्रतिशतता, ब्याज, लाभ और हानि, ये सब प्रतिशत के ही हिस्से हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है ये, है ना। उसके बाद है अनुपात समानुपात, ये अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद चाल समय दूरी, टाइम डिस्टेंस, है ना, और ये हो गया स्पीड हो गया। ये सब बेसिक जो हैं, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये सब जो है बेसिक हम एसएससी हो गया, व्यापम या सीजीएसएसबी, ये सब में करते हैं, वही सिलेबस है। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, पैटर्न की पहचान, है ना। ये पैटर्न की पहचान जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसमें कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या आएगा। पैटर्न मीन्स पैटर्न फॉलो करता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं कहीं कहीं पे कि जैसे कि हम रीजनिंग में पढ़ते हैं या मैथ्स में पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग एक श्रेणी पढ़ते हैं, जैसे 2, 5, 8, उसके बाद 11, तो इसमें पैटर्न क्या हो सकता है, तो इसमें देखते हैं 2 के बाद इसके डिफरेंस क्या आ रहा है 3, इसके बाद भी डिफरेंस क्या है, इसके बाद भी डिफरेंस क्या है 3, इसमें भी मान लो 3 का डिफरेंस होगा, तो 11 3 14, तो ये एक पैटर्न हो गया। तो इसको बोलते हैं पैटर्न, है ना। मतलब पिछला वाला जो है, मतलब आगे वाला जो है पिछला से, मतलब क्या चीज़ रिपीटेशन हो रहा है उसमें, है ना, जिसके कारण वो पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है, ये होता है पैटर्न। ये जो है आपको क्लास 6 के बुक में आप मैथमेटिक्स में खोल के देख सकते हैं। ये मतलब नए सिलेबस में जो एनसीईआरटी का है उसमें ये है पैटर्नों की पहचान। जिनको अगर ये नया लग रहा होगा वो आप जाके क्लास 6 का बुक देख सकते हैं ना, एनसीईआरटी का। उसके बाद हो गया आपका ज्यामितीय आकृतियाँ हो गई, है ना, जियोमेट्रिकल हो गया, और की पहचान करना समझना। निर्देशांक ज्यामिति ये भी मेरे ख्याल से नया ऐड हुआ है, पिछले सिलेबस में ये नहीं था, है ना। मतलब कि ये 4 सेक्शन होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। इसमें पोजीशन की पहचान करना कि फलाना पॉइंट कौन सी जगह पे है, ये पॉइंट कौन सी जगह पे है ना। लेकिन इसको ये पूरा पिक्चर फॉर्म में है, पता नहीं इसको कैसे पूछेगा, अब इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये होता है आपका मैथ्स का सिलेबस जो है कंप्लीट, इसको करा दूँ सर, हाँ ठीक। उसके बाद पर्यावरण में देखते हैं, पर्यावरण जो है ये भी ठीक ठाक वेटेज में है ना। तो पर्यावरण के घटक के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक जो है उनके घटक होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। उनकी अंतःक्रिया, पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, पर्यावरण की रोचकता, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ना। उसके तत्व कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में। उसके बाद पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ कितनी है ना, क्योंकि पर्यावरण जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास ही हम देखते हुए कहीं भी आते जाते हैं तो हर चीज़ हमारे आसपास दिख रही है, और वही हमारे आसपास जो चीज़ें, सारी चीज़ें दिखती है, हमारे आंखों में जो भी चीज़ें दिखती है प्रकृति में, वही हमारा क्या होता है, पर्यावरण। इसीलिए इसको प्राइमरी में जो है एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाता है ना। उसके बाद देखते हैं, हाँ, दृष्टिकोण, अनुभव आधारित समझ, परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण, कैसे एनालिटिक व्यू आप कर सकते हैं पर्यावरण के संबंध में, अवलोकन है, समस्या का समाधान है, पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं आती है, उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हो गया। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है, यानी प्रमुख सरोकार अवधारणा का बनना, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, यानी पर्यावरण को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण को पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं पर्यावरण के बारे में बेसिक समझ क्या है विकसित करना, है ना। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यानी सीडीपी बोल सकते हैं या पेडोलॉजी बोल सकते हैं। पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ये शिक्षकों से संबंधित होता है ना। तो विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र को पढ़ना एवं समझना, दिन रात व ऋतु को समझना। ऋतु में क्या होता है, मौसम बोल सकते हैं, है ना, वेदर, है ना। उसके बाद समय नापना, नक्शे पढ़ना, समय की गणना करना, नापना भी, है ना। नक्शे को पढ़ना, नक्शे पढ़ने आपको आता है कि नहीं, कि यहाँ पे एक जैसे एक बच्चा है और पीछे ऐसे बैग लटकाए हुए जा रहा है ऐसे, है ना, सड़क किनारे रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि सामने कोई स्कूल है ना। तो ये हो गया नक्शे को पढ़ना। कहीं पे ऐसा पुल होता है, ऐसा टाइप का साइन बना देता है, तो वहाँ पे पुल है कोई, है ना, तो ये होता है क्या बोलते हैं, मैपिंग या मैप को पढ़ना। बाल केंद्रित शिक्षण मतलब कि जब हम पढ़ा रहे हैं
तो हमारा केंद्र में बालक होना चाहिए, मतलब बालक पे फोकस होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा, है ना। जो है अपना जो है क्या बोल सकते हैं, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है जो इसी पे फोकस करती है ना। उसके बाद एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच है, मतलब कि एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है, एक साथ कैसे सिखाया जा सकता है, ये हो गया। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन व कक्ष गतिविधियाँ, मतलब पर्यावरण के संबंध में सीखना और कक्षा में पर्यावरण से संबंधित कुछ कुछ एक्टिविटी करना, जैसे कक्षा गतिविधियों का आयोजन करना एवं संगठन बनाना, ग्रुप में कोई कार्य करना, अ, पर्यावरण में जाके चीज़ों को समझना कि घास क्या होता है, पौधे कैसे उगते हैं, है ना, उनका ग्रोथ कितने दिन में होता है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये सब के बारे में। उसके बाद गतिविधियों का आयोजन, प्रयोग सामग्री का संकलन एवं सर्वे प्रोजेक्ट करना, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय मूल्यांकन आकलन करना, सर्वे जैसे कि हम लोग जैसे बचपन में थे तो हम लोग को गांव में, जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या होता था, बच्चे सर जो है हमें गांव के सर्वे के लिए भेजे थे, तो हम घर घर जाके पूरा सर्वे करके आए थे। तो ये फील्ड जो है एक्टिविटी का या फिर प्रोजेक्ट का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, एक दूसरे से डील करना सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये होता है। उसके बाद आ, मूल्यांकन आकलन है, असेसमेंट कैसे करते हैं। पारिवारिक संबंध या परिवार संबंध, परिवार के प्रकार, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, सामाजिक घटनाएं, बुराइयां, दुर्व्यसन, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, सामाजिक सहभागिता। गांव में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपकी, कई सारे गली मोहल्लों में गाली गलौज भी होता रहता है, बहुत बहुत सारे दुर्व्यसन होते हैं, शराब पीने वाले रहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना, है ना। और सामाजिक बुराई का विश्लेषण करना, उसका समाधान निकालना। इकाई 7 में क्या बोल रहा है, 7 में कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी। हाँ, मतलब अपने अंगों की सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए कि हमारे शरीर में क्या क्या है, और हम खाते हैं तो क्या क्या चीज़ अच्छी चीज़ें होती है ना, कौन से चीज़ें पौष्टिक होती है, किससे हमारा जो ग्रोथ है अच्छे से होता है। शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन करना, यानी जिसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, ऐसे भोजन करना। सामान्य रोगों के बारे में जानकारी की, पीलिया, हैजा, है ना, और चेचक है, बुखार है, ये सब कैसे होता है, ताकि आप जो है कुछ हो आपको तो आप उनका उपचार जो है खुद से फर्स्ट एड के माध्यम से कर सकें। उसके कारण हैं, बचाव के उपाय, टीकाकरण, कौन कौन से टीके लगते हैं, जैसे बीसीजी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस के हो गया, है ना। उसके बाद प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड जो है, आप जैसे सड़क में जा रहे हैं, कोई किसी का वो हो गया, क्या बोलते हैं, कोई दुर्घटना हो गया, कोई बेहोश हो गया, तो उसका फर्स्ट एड कैसे करना है, कोई नहीं है तो आपको क्या करना है वहाँ पे, है ना। अब जैसे कि किसी को कुत्ता काट लिया अचानक से, तो आपको घबराना नहीं है, या खुद को काट लिया तो क्या करना है ना। बिच्छी काट लिया तो उसके लिए आजकल आजकल जैसे कि मेरे यहाँ एक दुर्घटना हुआ था कि मेरे पड़ोसी के बच्चे को वो काट लिया था बिच्छी, तो क्या किया मैंने तुरंत, कि गांव में अक्सर क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि भैया के पास चले जाओ, थोड़ा वो कर देंगे, है ना। तो मैं क्या किया था कि तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो गांव के करीब में, वहाँ कॉल किया, तो उन लोग बोले कि आ जाओ करके, तो वहाँ गया, तुरंत तुरंत उनको क्या कर दिया गया, एक इंजेक्शन लगाया, और तुरंत वो बच्चा जो है थोड़ा सा पहले से बहुत ठीक हो गया, मतलब 90%। उसका दर्द जो है, जो झंझनाहट थी बिच्छी काटने के बाद जो होता है, वो तुरंत खत्म हो गया, है ना। तो ये जो छोटा छोटा नॉलेज है आपके पास होना चाहिए, और अभी तो आपके पास जो फ़ोन है, जो सबसे बड़ा आपका वो साथी है, तुरंत आपको जानकारी दे देता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक स्वच्छता, मतलब कि आपके आसपास स्वच्छता है कि नहीं, उसका ध्यान रखना, नहीं है तो खुद साफ करना उसको। सुरक्षा नियम कानून की व्यवस्था है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी रखना। पारिस्थितिक तंत्र हो गए, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन हो गया। पारिस्थितिक तंत्र संरचना, खाद्य श्रृंखला जो है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। खाद्य जाल हो गया, पदार्थों का चक्रण, सतत विकास के बुनियादी विचार। और पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भूमिका, कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में नागरिक जो है अपना योगदान कैसे दे पाते हैं। उसके बाद है इकाई 9, यानी संस्कृति एवं परंपराएं। स्थानीय त्यौहार है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाज। अच्छा, देखो पर्यावरण में ये सब भी जोड़ दिया है, ये एक नया चैप्टर है आपका, है ना। हालांकि छोटा सा जोड़ा है, इसको आसन रूप थोड़ा सा ज़्यादा डालना था इसको। छत्तीसगढ़ जो आप भी जिस भी एरिया में रहते हैं, उनका जो है रीति रिवाज परंपरा आपको मालूम होना चाहिए, है ना।
और उनको शिक्षा में ऐड किया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद जो आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि पढ़ाई क्षेत्र का जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आते हैं और खुद की साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है ना। अ, हाँ, देखते हैं इसमें सबसे पहले है इकाई 1 में बच्चे का विकास। विकास की अवधारणा क्या है, बच्चे का विकास वृद्धि किस प्रकार से होता है, उसके सीखने के संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है बच्चों के विकास में, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि यानी, है ना, ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इंट्रापर्सनल, पर्सनल, ये सब बहुत सारी बुद्धि के प्रकार होते हैं। और भाषा एवं स्थानिक बुद्धि, ये सब हो गया, भाषा एवं विचार हो गया। और सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक भिन्नता, कि बच्चों में किस किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है सीखने के संबंध में, है ना। कोई बहुत स्पीड सीखता है, कोई स्लो लर्नर होते हैं, एकदम आराम से सीखते हैं, कोई मीडियम पेस पे होते हैं कि उसको एक बार 2 बार बताने से चीज़ें जो है एक बार में कुछ टाइम में समझ आ जाती है ना। उसके बाद हो गया भाषाई विभिन्नता। उसके बाद हो गया जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, यानी जाति क्या होता है, लिंग, समुदाय, धर्म, इसके बारे में जानना तथा इसके बारे में क्या है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के जो है बुरे ख्यालात नहीं रखना मन में, है ना, सबको समान समझना, ये सब हो गया। इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, है ना। सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन, मतलब सीखने हेतु मूल्यांकन मीन्स सीखने के लिए आप पहले इवोल्यूशन कर रहे हो कि बच्चे के पास कितनी कैपेबिलिटी है, और सीखने का मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हम जो लास्ट में इवोल्यूशन करते हैं कि बच्चे पूरे साल भर पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में उसका एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं सीखने का मूल्यांकन, है ना। उसके मध्य अंतर आपको निकालना है कि बच्चे दोनों में किस में कंफर्टेबल होते हैं, किस में अच्छे से सीख पाते हैं। उसके बाद आता है शालाधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, जो है, हाँ, ये जो है आपका बहुत बड़ा पार्ट है उसके अंतर्गत, एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। उसके बाद परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास हो गए। इकाई 2 में हो गए समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। समावेशी शिक्षा मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। उसके बाद अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जैसे कि कई सारे बच्चे जो है सीखने में बहुत स्लो होते हैं, है ना, उसको कैसे किस तरीके से पढ़ाया जा सके उसके बारे में बताना। वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, मतलब अलग अलग एरिया से, जैसे बच्चे कई सारी परिस्थितियों से आते हैं, जैसे कि कई एरिया में ऐसा होता है कि एकदम कामगर लोग होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, तो वहाँ के बच्चे जो हैं अपने वातावरण के हिसाब से थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं, तो उनको सिखाने में जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये हो गया। उसके बाद सीखने में कठिनाई, कि बच्चों को क्या क्या कठिनाई आती हैं, विकलांगता है तो कैसी कठिनाइयाँ आती हैं उसको, आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण। सृजनात्मकता एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण, यानी जो इनोवेटिव चाइल्ड होते हैं, जो कुछ नए करते हैं, रचनात्मक करते हैं, या फिर विशिष्ट योग्यता वाले यानी कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, उनका शिक्षण किस प्रकार से होता है। और तीसरा इकाई में है सीखना एवं शिक्षण शास्त्र, या इसी को पहले बाल विकास भी, सिर्फ बाल विकास ही शायद बोला जाता था इसको। तो सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके कि बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, और बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, मतलब क्या क्या तरीके होने चाहिए, स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद है सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, बाहर निकल के फील्ड में कोई प्रोजेक्ट करते हुए आप कैसे सीख सकते हैं, है ना। उसके बाद बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, यानी कोई बालक है किसी समस्या का समाधान किस प्रकार से कर पाता है, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, या फिर अपने जो है अप्रोच को कैसे वैज्ञानिक रूप में ढाल सकता है, कि कैसे वैज्ञानिक रूप में वो सोच पाता है, ये होता है। फिर जो है संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय कारक हो गया, ये सब कारक हो गए। उसके बाद एक आता है आपका सामान्य अध्ययन, है ना, यानी 15 मार्क्स का वेटेज है इसमें, है ना। तो इसके अंतर्गत है, हाँ, ये पहले इसमें देख लेते हैं
सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता, जो सिलेबस का आपका नया पार्ट है। पहले वाले जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन वो होते थे सिलेबस, जिसमें ये शामिल नहीं था, तो अभी ये जो है शामिल हो गया है। तर्क करना, मतलब अपना रीजनिंग लगाना, अपने बुद्धि का प्रयोग करना। संबंध देखना, मतलब एक से दूसरे का संबंध स्थापित या निकालना, जैसे कि रक्त संबंध जो हम पढ़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। जैसे ये छोड़ो, उसको लेंदी हो जाएगा थोड़ा। एनोलॉजी हो गया, इनोलॉजी जो है रीजनिंग का एक पार्ट है। आंकिक योग्यता हो गया, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए समानतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचान करना, जैसे समथिंग ऑड वन, विषमता यानी ऑड वन बोल सकते हैं, ऑड वन आउट। यानी जैसे 4 चीज़ दी हुई है आपको, एक तेल दिया है, दूध दिया है, पानी दिया है, और एक दे दिया है चावल करके। तो उसमें आप बता सकते हैं कि चावल डिफरेंस है, क्योंकि बाकी क्या है, पेय पदार्थ है ना, लिक्विड है, ऐसे करके। तो ये हो गया विषमता। आंकिक श्रेणी, नंबर्स के बारे में पढ़ना। अक्षर श्रेणी यानी कि ABCD, ये हो गया। आंकिक श्रेणी में आपका आएगा ये 1 2 3 4 ऐसे करके जो दिया रहेगा सीक्वेंस में, या जैसे भी हो। अक्षर श्रेणी में आएगा ABCD आएगा आपका। अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, मतलब अंक को चित्रों से कंपेयर करके कैसे अपना सवाल जो है आप बना सकते हैं रीजनिंग का प्रयोग करके। सांकेतिक भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा जो है साइंस का प्रयोग करके कैसे आप जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि कई बार दिया रहता है कि इस साइन का मतलब 1 है, या इस साइन का मतलब 2 है, या कभी कभी दिया रहता है DOU का अर्थ 3 है, YOU का अर्थ 4 है, ऐसा ऐसा टाइप का दिया रहता है, ये सब बोल सकते हैं। उसके बाद छुपे हुए चित्र, कोई चित्र में कोई चित्र छुपा हुआ है कि बड़े चित्र के अंदर, उसको फाइंड करके निकालना। उसके बाद है वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं हो गया, चित्रों का मिलान करना, दो चित्रों के बीच आपस में संबंध निकालना, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न, है ना। तो ये हो गया, घन मीन्स क्या है, क्यूब। उसके बाद हो गया आपका कंप्यूटर शिक्षा, जो आजकल सभी जो है CGSSB या वापम या CGPSC के एग्ज़ाम में कॉमन हो गए हैं। कंप्यूटर शिक्षा जो है, इसके तहत कंप्यूटर का परिचय में आता है, कंप्यूटर है क्या। उसके बाद है दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग क्या है। शिक्षा एवं बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कार्यालय में, संचार में शिक्षा का कंप्यूटर का महत्व क्या है। सीमाएं क्या है, मतलब किस सीमा तक कंप्यूटर कार्य कर सकता है। कंप्यूटर का सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती है। ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें जो है मेन आता है, ये हो सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये जो है आपका मेन जो है टॉपिक बहुत सारा है। इसमें से मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच पैड, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इन सब के बारे में होता है। उसके बाद प्रिंटर के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, आधुनिक प्रिंटर, ये बहुत सारे प्रकार होते हैं जो भी विभिन्न जगहों में यूज़ होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम प्रिंटर के ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो किसी कंप्यूटर को जो है चलाने का काम करते हैं। यानी जैसे एक मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है जिसके द्वारा वो चल पाता है, वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। तो विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, मैक्रोस हो गया, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स हो गया, उबंटू हो गया, इन सब के बारे में। उसके बाद कार्यालयीन उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS वर्ड, इनके बारे में पूछ देता है। शॉर्टकट कीज़ के बारे में, MS एक्सेल के फार्मूले चार्ट के बारे में, टेबल बनाने के बारे में, पावर पॉइंट में स्लाइड डिज़ाइन कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, इन सब के बारे में, प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसके बारे में। उसके बाद है इंटरनेट का उपयोग, तो इंटरनेट का परिचय, इससे तो उतना क्वेश्चन नहीं आते। इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स, CC और BCC के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये हो गया आपका, है ना। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया। ईमेल बनाना, ईमेल से क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल की। ईमेल सेंड करने का या फाइल अटैच करने का प्रोसेस आपको पूछ दिया जाता है ना। मतलब आजकल जो है प्रोसेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी चीज़ें व्यवहारिक है। आप सिर्फ कुछ चीज़ों को पढ़ के आप बना देंगे, एक लाइन का रट के आगे बना देंगे, ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा। चीज़ें व्यवहारिक हो गई हैं, आपको क्रम में सजा कर दिया जाएगा कि इसको अरेंज करे करके। फिर क्या है, फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजना, खोज करना, वेबसाइट सर्फिंग हो गया, मतलब कि वेबसाइट में आप किसी चीज़ों को सर्च कैसे करते हैं, कहाँ सर्च करते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, इन सब के बारे में। सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी, कौन कौन से वो होते हैं, विभाग होते हैं, और विभाग के कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं उनके बारे में। एंटीवायरस एवं कंप्यूटर सुरक्षा, यानी कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एंटीवायरस होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना या जानना। वायरस के प्रकार, वायरस से होने वाले नुकसान, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का
महत्व तथा सुरक्षात्मक उपाय, ये हो गया। कई प्रकार के वायरस होते हैं, है ना। उसके बाद जो है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब सीखने के बहुत सारे तरीके या बहुत सारे माध्यम बोल सकते हैं। तो उसका अर्थ हो गया ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट का उपयोग हो गया। उसके बाद मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस हो गया। दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी हो गया, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। फिर हार्ड डिस्क आते हैं, पेन ड्राइव आता है, सीडी, डीवीडी, और इसका स्टोरेज कितना होता है, ये सब हो गया, है ना। सर्च इंजन हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए जैसे गूगल है, यूट्यूब है। ये सब सर्च इंजन क्या है, गूगल क्या है, यूट्यूब को पूछ दिया जाता है कि यूट्यूब है क्या, सर्च इंजन है कि वीडियो शेयरिंग डिवाइस है, वीडियो एडिटिंग डिवाइस है ना। ये सब कौन सा प्लेटफॉर्म है, वांछित जानकारी कैसे खोजें, सुरक्षित एवं प्रभावी सर्चिंग तकनीकें क्या क्या हो सकती है, किस तरीके से आप टाइप करके जो है आप अपना जानकारी जो है ऑथेंटिक तरीके से पा सकते हैं। हालांकि ये सब पहले थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आप आजकल जो है चैट जीपीटी, एआई वगैरह आने से सब आसान हो गया है। उसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान, है ना। हाँ, अच्छा, हाँ, सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है, ये जो है आपको वाक्यांश सर जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ठीक, देखो सर। हेलो, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन जिनका जिनका सब्जेक्ट है एक बार देखें, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में तो बैठे ही बैठे, साथ में जब आप पढ़ें तो ध्यान में रहे कि आप सिलेबस कौन सा है और आप सिलेबस से बाहर ना जाएं। ठीक है, तो फिर आगे। अच्छा, इसमें आप एक पैटर्न देखिए। अभी जो क्वेश्चन आए थे पिछले 2-3 बार के क्वेश्चन को मैं खुद दिलाया हूँ, उसमें इसमें सर्च इंजन में क्या पूछा था। जैसे उसमें पूछा था कि एक आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसका प्रोसेस पूछ दिया था कि पहले आप कैसे जाएंगे गूगल में, फिर उसमें क्या टाइप करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर कैसा होगा, पूरा प्रोसेस पूछ दिया था। और ये लगभग 6-7 वाक्यों का, सेंटेंसेस का एक पूरा प्रोसेस था। उस प्रोसेस को क्रम से जमाने के लिए पूछा था, तो ये था। उसके बाद अब हम सामान्य ज्ञान में आते हैं। तो एक ध्यान रखिए कि कैसे ये प्रोसेस होता है। सामान्य ज्ञान में अगर देखें तो इसमें आकर देखो, मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या है, मौलिक कर्तव्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, फिर संविधान का अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक तत्व है, फिर राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतांत्रिक, फिर चुनाव, लोकसभा, फिर विधानसभा, राज्यसभा, ये सभी हैं। हिस्ट्री में देखें तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और उसमें से भी एक जो गांधी के आने के पहले फिर गांधी के आने के बाद 2 स्टेज उसके हैं, तो दोनों स्टेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें ये दे दिया है कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाओं पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये जैसे मैं बोला था कि 1857 से 1947 तक इसमें 2 स्टेज हैं, गांधी के आने के पहले, गांधी के आने के बाद, तो दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, क्रम भी दे सकता है जमाने को। फिर क्योंकि सीजी सेट जो है, सीजी टेट ने बता दिया कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। बहुत लोग हैं जो टीटी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं, और अभी वो बैठने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, जिनका पिछले बार सीटेट भी नहीं निकला था और सीजी टेट भी नहीं निकला था। तो क्या हो गया, वो पोस्ट से चूक गए। अगर वही तैयारी पहले कर लिए होते तो वही तैयारी आज शिक्षक भर्ती में भी काम आता। तो हल्के में नहीं लेना, वो चाहे तो क्वेश्चन को इससे भी टफ कर सकता है, या इसके लेवल का भी आएगा, तो रैंकिंग सिस्टम में बाकी के लोग तो बाहर हो जाएंगे ना। तो इसलिए ये क्रम वाला, कि क्रम से जमाने वाला जो है वो आप याद रखना। फिर उसमें अगर वो कूट का क्वेश्चन देता है तो संबंध याद रखना कि कहाँ से वो रिलेट हो रहा है, खासकर हिस्ट्री में। ठीक है, अब आगे हम देखें तो भूगोल में क्या है, सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब देखो, व्यापम का एक बोले तो उसका ट्रेंड रहा है कि विश्व के भूगोल को पूछता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार पैम्पॉस का घास आ गया था, जो अफ्रीका और रसिया में जो विभिन्न प्रकार के घास हैं, मतलब ये अलग अलग महाद्वीपों के घास का प्रकार और उसके टाइप को ही क्वेश्चन में दिए थे, और उसमें से विषम छांटना था आपको। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है विश्व भूगोल से। भारत का जो है
तो भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा तो अपना जो भारत में जो भौतिक विभाजन है, जैसे हिमालयन साइड हो गया, फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तटीय क्षेत्र हो गया, और दक्कन का जो प्लेटू है वो हो गया, फिर विशाल महाद्वीप में जो उपमहाद्वीप है भारत का, उसका विशाल मैदान, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की जो सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बनाया गया है, उसका आता है। ठीक है, बाकी ये इतने में ही आप करें तो चल जाएगा, उतने से क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसके अगर बुक बोलोगे तो सबसे बेहतरीन है, अगर वो डीप पूछेगा तो पेरियार का बुक, ठीक है। और अगर कोई बर्नवाल पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी फैक्चुअल बुक है, इसमें फैक्ट बहुत सारे हैं तो याद करने में दिक्कत होता है। हालांकि मैंने दोनों बुक पढ़ा है और दोनों बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इस यहाँ से सेंटेंस वाले क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर हाँ, फिर आगे हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था। अच्छा हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि बर्नवाल में तो आपको विश्व भूगोल मिल जाएगा, लेकिन पेरियार में नहीं मिलेगा, विश्व भूगोल नहीं मिलेगा। ठीक है, पेरियार में केवल भारत का भूगोल ही दिया है और उसमें इतना डिटेल दिया है कि सीजीपीएससी मेंस के लिए वो एकदम सफिशियंट है, और जो यूपीएससी मेंस है उसके लिए भी उसको पढ़ते हैं। और इसका बर्नवाल का 2 एडिशन में आता है। पहला तो एक केवल भारत का भूगोल रहेगा जिसमें विश्व भूगोल नहीं दिया रहेगा, लेकिन एक नॉर्मल बुक आता है जिसमें विश्व भूगोल भी दिया रहता है। तो बर्नवाल ने अलग अलग एडिशन निकाला है, तो आप देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, एक बार मार्केट में जाके पता कर लें। मैं बता दिया हूँ कि अगर इसको छोड़ भी देंगे तब भी ये सफिशियंट रहेगा, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना बहुत सारा है लेकिन बनेगा कुछ नहीं। अगर बहुत सारा पढ़ के उसमें आपने झोंक दिया, अपना ताकत ही पूरा झोंक दिया विश्व भूगोल में, जबकि आपको भारत के भूगोल को अगर समझ गए तो विश्व भूगोल भी समझ जाएंगे। बस उसका 1-2 लेक्चर ही होगा, उसको मैं करा दूंगा, ठीक है, अलग से। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो इसमें क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद नीति आयोग का जो काम था, जो उसके बाद बना था योजना आयोग के बाद, उसका काम है। उसके बाद में इसमें जैसे अभी एक जीन रेस का क्वेश्चन आ गया था मेंस में, वो पहले बार ऐसा है कि इतना ब्रॉड गया है, जीन रेस का क्वेश्चन आ गया था सीजीपीएससी मेंस में। और व्यापम जो है सीजीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है, यूपीएससी के पैटर्न को सीजीपीएससी फॉलो करता है, सीजीपीएससी के पैटर्न को व्यापम फॉलो करता है। तो एक बार आप देख लें, ठीक है। फिर जनसंख्या का परिप्रेक्ष्य, अभी जो चूंकि हमारा जो जनगणना है 2027 वाला, अभी डेटा तो आया नहीं है, ठीक है। तो जब तक डेटा नहीं आता है तब तक पुराना डेटा ही 2011 का ही पढ़ेंगे। 2027 में डेटा आएगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा, तो 2011 का ही जनगणना आप पढ़ेंगे, ठीक है। और एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला जो पोर्शन रहता है, जो जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसका एक सर्वे आता है, वो हर साल छपता है। तो उसका डाटा आप पढ़ लेना कि कितना इस्टीमेटेड हमारा पॉपुलेशन है, कितना क्या है, एमएमआर क्या है, एमएमआर क्या है, और चाइल्ड वाला जो रेट है वो क्या है, एक बार आप देख लेना। फिर आगे जाएं, वैसे ही भूगोल में भी कवर कर लेता है। फिर उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, फिर पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि ग्रामीण विकास, फिर औद्योगिक विकास, फिर बैंक प्रणाली। अब बैंक प्रणाली में आपको पता है कि आरबीआई के जितने उपकरण हैं, आरबीआई के उपकरण हैं, आरबीआई इसके उपकरण है, इसमें भी क्या है, एक है क्वालिटेटिव, है ना, एक क्वालिटेटिव है और एक है क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है, दोनों टूल्स हैं। और कब कब उपयोग क्या करता है, फिर बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये कहाँ से कवर हो जाएगा। लूसेंट की अगर बुक आप पकड़े होगे, लूसेंट का बुक है उससे कवर हो जाएगा ये, ठीक है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो सामान्य अध्ययन का दिया है, लूसेंट की एक बुक से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। और वहाँ से क्वेश्चन अगर बाहर नहीं जाएगा, अगर वो इजी वे में पूछे तो, बाकी डीप में पूछेगा तो कोई बुक उसका बराबरी नहीं कर पाएगा। 3-4 बुक को मिला के पढ़ोगे तब समझ में आएगा। फिर सीजी का जो जनरल नॉलेज है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। फिर इसमें शासकीय योजनाएं हैं, फिर पुरस्कार सम्मान, अभी जो लेटेस्ट जो पुरस्कार रेट किए गए हैं, अभी जैसे तीजन-बाई हैं तो तीजन-बाई के नाम पे पुरस्कार का विमोचन किए हैं कि पुरस्कार मिलेगा, घोषणा किए हैं।
पीएन बाई के नाम पे पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वो देगा तो किसको दिया होगा या देने वाला होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि नवंबर में जब 1 नवंबर को जो घोषणा होता है, लेकिन लिस्ट उसके पहले निकल जाता है, तो अगर वो 1 महीने पहले से जारी कर दे सरकार की इसको मिलने वाला होगा, तो व्यापम उसको पूछ सकता है, क्योंकि 1 नवंबर को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उसका घोषणा पहले से हो जा रहता है कि इस व्यक्ति को पुरस्कार मिलने वाला है, ठीक है। फिर परंपराएं, लोक संगीत, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में जो क्रांतिकारी हमारे थे, जैसे रविशंकर शुक्ल से लेकर के सुंदरलाल शर्मा और बाकी सब जितने भी हैं, वो सबको एक बार देख लेना, ठीक है। और ये कहाँ से कवर होगा, ये हरिराम का जो बुक है, हरिराम पटेल का जो बुक है, उससे कवर हो जाएगा। हम एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे, उसमें भी आप कवर इसमें कर सकते हैं। फिर व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, और ये देखो ये बिल्कुल नया है जो ऐड होके आया है, ये नई शिक्षा नीति, और इसमें भी भाग 1 का स्कूल शिक्षा, ठीक है। ये अरिहंत में अच्छे से मिल जाएगा, मैं करा दूंगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, तो ये लगभग, क्योंकि हमारे रवि सर ने बहुत सारा करा दिया था, तो सिलेबस वाला आज के लिए इतना ही। बाकी हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें पद कितना है और रिजर्वेशन कितने में किसको कितना पद मिला, ये वाला लाएंगे। ई वर्ग में, टी वर्ग में कितना कितना पद है, हम डिटेल वीडियो लाएंगे। और इसके बाद जो नियम और शर्तें हैं कि किन 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 के लिए ये बाध्यकारी हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि अभी कई लोग सीटेट और सीटेट दोनों ही निकाले हैं, और अभी एग्ज़ाम होगा तो क्या वो क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।